वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के एम मुंशी, वी एन राव, के एम नाम्बियार या हृदय नाथ कुंजरू? कोई भी ऑप्शंस में किसी भी व्यक्ति को रख सकता है। गांधी जी को रख सकता है, अंबेडकर को रख सकता है, भगत सिंह को रख सकता है, तिलक, अरविंद घोष, किसी को भी रखा जा सकता है, लेकिन सही उत्तर है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर डी। तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है क्या ये? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण भारत, पूरे भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल लागू कर सकता है। ये चीज़ हृदयनाथ कुंजरू जी को धोखा लग रही थी। बुक में लिखी गई, एग्जामिनर ने पकड़ ली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? मद्रास में प्राप्त किया था, बिहार में प्राप्त किया था, उड़ीसा में प्राप्त किया था, लेकिन बंगाल में नहीं कर पाए थे। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव 1936-37 में हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, बताइए। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा तथा अपनी योजना इसने 16 मई 1946 को प्रकाशित की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर बना दिया गया है लीगल राइट? तो ये तो पता ही होगा आपको, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था। वो पहले 31 में था संपत्ति का अधिकार, इसको हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया। तो संसद ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबद्ध रखने वाले उपबंधों को मूल अधिकार से हटा दिया और संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट है, अनुच्छेद 300 के का में। अगर ऑप्शन में है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, तब क्या करोगे? तब भी करेक्ट है, संवैधानिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन में है तो करेक्ट है। यह एक मौलिक अधिकार है तो गलत, यानी 2 सही हो गए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड? भारत की ही है। तो संसद के दोनों सदनों में जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960-70 के प्रारंभिक वर्षों में दिया गया था, जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा प्रचलित हुई। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही देन है। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाले जा सकते हैं। ठीक है, PIL दाखिल की जा सकती है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उनके अनुसार यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके सिवाय, मतलब अनुच्छेद 32 के सिवाय मैं किसी दूसरे का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य खर्च भार नहीं है? भारत की संचित निधि, आर्टिकल भी याद रखिएगा। देखिए, वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन भारित है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। ठीक है, जो इनके वेतन है वो तो राज्य सरकार देती है, राज्य की संचित निधि देती है। सुप्रीम कोर्ट होता तो उसके भी। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने, ये भी राज्यसभा के उपाध्यक्ष तो हो ही गया। ये निर्वाचन आयोग वाला इसमें नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन इसमें शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के खंड 3 के अनुसार निम्नलिखित खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन याद रखना, और वेतन देती है राज्य की संचित निधि, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पेंशन और उनके वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका जो स्पीकर है, अध्यक्ष है मतलब, पद पर बना रहता है कब तक? जब तक वह चाहता है? ऐसा तो नहीं है, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। इससे भी कहीं अच्छा उत्तर है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो विधानसभा अध्यक्ष, जब कभी विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष जो है अपने पद को रिक्त नहीं करता। इस प्रकार अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने के साथ साथ अपना पद रिक्त नहीं करता, बल्कि नई विधानसभा के अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? कौन सा भाग है? भाग 11, 1 और 11। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में जो है विधायी संबंधों का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? क्या है भाग 16 में? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, वित्त आयोग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह तो 280 में है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है। तो भारतीय संविधान के भाग 16 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण का वर्णन किया गया है। सीधा सीधा याद रखिएगा। तो सारे के सारे भाग आपको पता होने चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं? नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं। फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत किसी राज्य को तवज्जो नहीं देता है, उसके लिए तो सब समान है। तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो क्या होगा? तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? कौन होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं हो तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरह से असमर्थ हों और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अब उनके कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद ने बिल पारित किया जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा, या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहाँ है इसका वर्णन? मौलिक अधिकारों में? नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में? हाँ, प्रस्तावना में है। 9वीं अनुसूची में नहीं है और ना ही नीति निषेध सिद्धांतों में। तो मूल संविधान भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन नहीं करता, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। 3 शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किसने कहे थे ये शब्द? अंबेडकर, पायली या के.सी. विहियर? किसने कहे थे? के.सी. विहियर ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। ये शब्द किसके हैं? ये कथन किसका है? के.सी. विहियर का। कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इनको याद रखिए, कभी भी पूछ ले जाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए। 7, 9, 12, 15। कुल कितने अधिवेशन? पहला अधिवेशन याद है आपको? 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थाई अध्यक्ष बहुत पूछते हैं, उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को तथा इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब? 9 दिसंबर 1946 और ठीक 2 दिन बाद हुआ था दूसरा अधिवेशन। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसमें इस संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो स्थायी अस्थायी ये भी पूछ लेते हैं। वो इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था? वो दूसरा था। टोटल कितने हुए? 12 अधिवेशन। तो ये 10 प्रश्न थे, 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।